बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एम्स के इस चैनल पे मैं इकबाल मेमन आपको जो है खुशामद करता हूँ। और आज हम जो है एक बेहतरीन टॉपिक पे जो एजुकेशन पे हम जो है बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो तालीम है उस पे आज गुफ्तगू होगी। और एक बेहतरीन हमारे प्रोफेसर हैं नासरुद्दीन शेख साहब, उनसे बात होगी क्योंकि वो एक अपने उसमें जो है एक जेम ऑफ अ पर्सन और एक एजुकेशन के हवाले से इनके जो है अंडर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने काम किया है। और इस वक्त हम ये चाह रहे हैं कि आपकी उनसे गुफ्तगू कराएं। तो अस्सलाम वालेकुम नासरुद्दीन साहब। नासरुद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। नासरुद्दीन साहब आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नासरुद्दीन साहब आप माशाल्लाह इतने सारे इंस्टीट्यूट्स में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट रहे हैं और यू वर इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग द न्यू यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जिसमें सारा जो है आपके सर जाता है। तो मुझे ये बताएं कि पहले तो हम इस पे आते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है कैसे बनी और आपने कैसे सोचा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो बात यह है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज की एक कदीम तारीख है। बिल्कुल, ये तकरीबन 1917 से शुरू होती है। राइट। और अब 100 साल से ज्यादा है। बिल्कुल। इस जो इंस्टीट्यूट की एलुमनाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ एजुकेशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। बिल्कुल। 1948 से दोबारा ये एज ए गवर्नमेंट कॉलेज शुरू हुआ। जी तो जी। गवर्नमेंट कॉलेज वैसे ही एक यूनिवर्सिटी की तरह था, क्योंकि इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स अलग-अलग थे और हैदराबाद या सिंध के जितने भी बेस्ट टीचर्स थे वो यहाँ मौजूद थे। बिल्कुल। और एक जमाने में जब सिंध यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी, राइट। तो उन्होंने स्टाफ भी और यहाँ पे हमारे पास कॉलेज या अपनी क्लासेस भी यहाँ शुरू की थी गवर्नमेंट कॉलेज में। बिल्कुल। एज ए कॉलेज मास्टर्स प्रोग्राम भी थे। या फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम भी आते गए। तो हम 92 से मास्टर्स प्रोग्राम रन कर रहे थे। जबरदस्त। तो इस लिहाज से हमारे पास फिर ये तमाम जो है तकरीबन उस वक्त किसी कॉलेज में तकरीबन 14 PhDs नहीं थे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। बिल्कुल। जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया तो सिर्फ 3 PhD थे, और जब हमने ये मूवमेंट चलाना शुरू की यूनिवर्सिटी तो उसमें हम 14 PhDs थे। तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतना जो है रिसोर्स रखने वाला और हैदराबाद में था भी नहीं। तीसरी चीज ये थी कि हमारे पास एग्जाम्पल्स थी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की, इस्लामिक कॉलेज और पंजाब के अंदर खासतौर पे बहुत सारे, अब तो बहुत सारे कॉलेजेस को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी किया गया है, बिल्कुल, जिनकी हमारी जो है वो हिस्ट्री भी नहीं थी। तो उसको ये जहन में आई बात कि हम इसको, क्योंकि हैदराबाद को एक जरूरत भी थी। यूनिवर्सिटी माशाल्लाह मैम मेरी एलुमनाई है, वहां पर स्टूडेंट बेन का रश था। तो हमने कहा एक तो स्टूडेंट को यहाँ डोर स्टेप पर उनको जो है खासतौर पे यूनिवर्सिटी मिल जाएगी सिटी को, और दूसरी चीज ये होगी कि यूनिवर्सिटी को हम शेयर कर लेंगे इस लिहाज से कि उसके पास जो रश है उसको थोड़ा सा हम उसको हेल्पिंग हैंड दे देंगे। ये सारी चीजें सोचते हुए तो हमने फिर ये मूवमेंट शुरू की थी। और ये मूवमेंट तकरीबन हमने शुरू की थी 2009 के अंदर। सर एक मेमोरेंडम हमने पेश किया था सारा, फिर उसके बाद हमने डिप्लोमेसी शुरू की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शहर के लोगों ने, हर पॉलिटिकल विल जो था पूरा के पूरा सोशल विल था, ये सारी चीजें तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने हमें सपोर्ट किया, क्योंकि वो किसी पर्पस यानी किसी पार्टी का तो नाम था नहीं, ना किसी पार्टी की डिमांड पर था वो, ना हम ये चाहते थे कि उस पर कोई लिंग्विस्टिक या कोई और इतने उसके ऊपर वो सारी चीजें, ये तमाम चीजों को हमने रखते हुए कि फॉर एजुकेशन फॉर ऑल हु आर लिविंग हियर इन द विसिनिटी ऑफ द हैदराबाद और हैदराबाद। तो ये सारी चीजें जो है वो रखते हुए तो बहरहाल वो अल्लाह ने बड़ा करम किया और वो हमारी कोशिशें कामयाब हुई। ज़बरदस्त। तो मैं समझता हूँ कि ये लिंग्विस्टिक्स का प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो हमने भी और आपने भी, हम लोग वो खुश नसीब हैं जो इस कॉलेज से पढ़े हैं और इसमें हर तबके के बंदे ने जो है यहाँ से तालीम हासिल की है। और मेरा ख्याल है कि अलमनाई का भी बहुत कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। बहुत ज्यादा एलुमनाई का मैंने अर्ज किया ना सबसे पहले कि हमारा एलुमनाई बहुत स्ट्रॉन्ग था। बिल्कुल। उसने हमें हर जगह सपोर्ट किया। उसने जहाँ जहाँ हमारे थे ब्यूरोक्रेसी में, यानी इवन के
जो हमारी पॉलिटिकल साइड पर जो लोग थे उन्होंने भी, और जो नहीं थे हमारे हैदराबाद से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी हमें इसको तमाम दिया। उसमें प्रॉब्लम हमारा कोई नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब गरीब रिवायत रही है कि चीजों को, लिंग्विस्टिक को टर्न डाउन कर दिया जाता है, होता नहीं है, उसको खामा कर दिया जाता है। बिल्कुल, जिस तरह पब्लिक स्कूल को एक दफा शोर करके इन्होंने दबा दिया था, पब्लिक स्कूल को भी जो है वो कन्वर्ट कर रहे थे यूनिवर्सिटी में। पब्लिक स्कूल को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने की मुझसे अभी पिछले दिन एक सवाल हुआ था कि पब्लिक स्कूल को क्या यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने का जरूर किया जाए, बिल्कुल, लेकिन उसे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी ना बनाया जाए, उसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पे, ताकि वो अननेसेसरी उसको बनाए, जरूर बनाए। अगर आपने यूनिवर्सिटी बनाना है, लेकिन पहले उस स्कूल और कॉलेज को तो एस्टेब्लिश कर लीजिए। एग्जैक्टली। नहीं, मगर मुझे ये याद है कि ये भी उसी जमाने में 2009 में ही ये बात चली थी। जी हाँ, उसके कुछ एलुमनाई के लोग हैं, उन्होंने ये बात निकाली थी कि साहब हैदराबाद यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ना बनाई जाए, उसको पब्लिक स्कूल को बनाई जाए। वो उसके लिए चौथे वोटिंग भी सिटी में की गई थी। लेकिन मैंने अर्ज किया ना, बहुत सारी चीजों को अननेसेसरी उसको टेपल डाउन किया जाता है और अननेसेसरी उसको इश्यूज बना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ओरिजिनल कॉज जो होता है, जो रियल कॉज है, वो पीछे चला जाता है। बिल्कुल, दैट्स व्हाई तो हमने इसीलिए उसको हर स्टेज पर हमने इसको जो है वो स्लोगन दिया था कि एजुकेशन फॉर ऑल। जबरदस्त, एजुकेशन फॉर ऑल। अपना नासिरुद्दीन साहब, आपने ये जबरदस्त बात की कि एजुकेशन फॉर ऑल। अब इस पे आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में क्या एजुकेशन फॉर ऑल है इफेक्टिवली या नहीं? देखें, एजुकेशन फॉर ऑल अगर देखा जाए तो उसका ऑल तो है, लेकिन नॉट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। असल चीज ये है कि वो जो स्टैंडर्ड हैं जो एजुकेशन के, वो गरीब आदमी के लिए कुछ और हैं और प्रिविलेज क्लास के लिए कुछ और हैं। तो ये असल चीज है, उसको खत्म होना चाहिए। पिछले दिनों एक सिंगल करिकुलम का सिलसिला आया था, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी लिया था, लेकिन वो भी कामयाब इसीलिए नहीं हो सका क्योंकि एजुकेशन इज नॉट फॉर ऑल इन विद द सेम स्टैंडर्ड, वो नहीं हो पा रहा है। मतलब ये कि तो ये वाली बात है। तो इसका मतलब है नासिरुद्दीन साहब, हम तो वैसे भी कॉलोनियल एरा को जो है एक्सेप्ट किया हुआ है, तो क्या जो कॉलोनियल एरा था उसमें एजुकेशन फॉर ऑल नहीं थी? कॉलोनियल एरा के अंदर एजुकेशन फॉर ऑल नहीं थी। उस जमाने में तो लोगों के पास जो है वो जो है रिसोर्सेज ही नहीं थे और वो बेचारे उसे रोटी और उसके अंदर ही पूरे थे और उनके यहाँ उसे निजाम ही नहीं था कि फॉर ऑल। इसीलिए हर एक कम्युनिटीज ने अपने अपने लोगों को, आप कराची में देख लीजिए कि जो है वो लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट्स खोले थे। कराची का डीजे साइंस कॉलेज एक स्कूल ऑफ थॉट ने, सेंट मदरसा इस्लाम दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ने खोला था। तो इस तरीके से वहां पर भी अगर देखा जाए तो दो इंस्टीट्यूट, कराची का सेंट मदरसा इस्लाम और जो है वो आपका डीजे साइंस कॉलेज, ये लोगों ने जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन नॉट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल कहाँ थी वहां पे भी, और उनके अपने बच्चे अपने स्कूल में कॉन्वेंट पढ़ते थे, तो वो थी ही नहीं हमारे पास उस वक्त, तो बिल्कुल ही नहीं थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब हमारे पास, हमने ये नारा भी लगा दी, भी खोल दिए, सारी चीजें कर दी। बहुत अरसे से हम वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से जो है वो एजुकेशन अप टू 9th या मैनी क्लास जो है, यानी कंपल्सरी एजुकेशन जिसे कहा जाता है, वो हमारे पास है। गो के हमारे पास इस वक्त भी बेशुमार बच्चे जो है स्कूल से बाहर हैं। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सारे प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ ला रही है। एशियन बैंक से जो है वो फंडिंग यानी लोन से बहुत अरसे से पहले सेकंड प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट आया, ये 70s और 80s के अर्ली में, लेट 70s में और 80s में थर्ड प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट आया, उससे जो है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से बच्चे हमारे पास या गाँवों के अंदर अप्रोचेबल नहीं है। बच्चियों के स्कूल खास तौर पे बहुत दूर दूर हैं और हमारा जो सोशल सिस्टम वो इस टाइप का नहीं है, तो बच्चियां वहां तक नहीं पहुंच पाती, बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह से या फिर असातिज़ा से महरूम है वो, इसकी वजह से गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि तमाम को जब एजुकेशन दी जा सके, लेकिन हो नहीं पा रहा। अब ये जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि एजुकेशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं आप जानते हैं, और मुझे इसमें कोई जो मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। गवर्नमेंट के स्कूल्स का क्या हाल है, उनके टीचर्स का क्या हाल है, उनकी फैसिलिटीज का क्या हाल है, शहर में जो पढ़ रहा है और उसके पास जो प्रिविलेज क्लास है उसके जो रिसोर्स है वो डिफरेंट है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एजुकेशन फॉर ऑल तक तो हम शायद पहुंच गए हैं,
लेकिन हम जो है स्टैंडर्ड फॉर ऑल नहीं दे पा रहे। तो इस आपकी इस गुफ्तगू से दो बातें निकलती हैं। एक तो एजुकेशन की हमारे पास क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी नहीं है, और नहीं है। दूसरी बात ये कि आप हमने ये चीज़ भी देखी है कि जब से मेडिकल कॉलेजेस जो हैं कन्वर्ट हुए हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू उन्होंने फीस जो है मेरिट पे जो आने वाले हजरात हैं वो भी बढ़ा दी है। तो इसका मतलब है गरीबों से जो है वो मेडिकल की तालीम भी दूर चली गई और इंजीनियरिंग की भी दूर चली गई। इसका मतलब ये है कि अब वो सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में चले जाएंगे या जो है कुछ पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में जाके अपनी तालीम हासिल करेंगे और टेक्निकल उसमें चले जाएं। बाकी ये कि गरीब के हाथ से जो है पहले यही होता था कि क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास प्रोफेसर साहिबान अगर हम देखते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, तो वो उनका ताल्लुक ज़्यादातर जो है डाउन ट्राउडन इलाकों से था, अंडर प्रिविलेज इलाकों से था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में सिर्फ ये लोग वही अफोर्ड कर सकेंगे जिनके जेब में जो है पैसे होंगे। जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक है कि मेडिकल और यूनिवर्सिटीज और कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी मेडिकल यूनिवर्सिटीज का जो मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, उनकी अगर फी देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। जहाँ तक मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाया और अभी भी उनकी यानी 60,000 70,000 पर एनम या 80,000 पर एनम। सर अब बढ़ा दी गई है काफ़ी, क्योंकि मैं खुद डायरेक्टर एडमिशन रहा हूँ 2 साल, तो मैंने देखा है कि बहुत बढ़ा दी गई है और ये भी अफोर्डेबल नहीं है गरीब लोगों के लिए ना। क्योंकि भारतीय यूनिवर्सिटी जो है जो मेरिट पर नहीं, जिसको आप कहते हैं कि सेल्फ फाइनेंस पर, उसकी फीस बहुत ज्यादा है। वो तो अफोर्डेबल है ही नहीं, क्योंकि वो तो लाखों में है, वो अफोर्डेबल नहीं है। अलबत्ता मेरिट की हद तक जहाँ तक देखा जाए तो अगर 10-12 हजार रुपये महीना बनती है, 12 महीने की 1,20,000 के करीब आ जाती है, तो 12,000 आम कॉलेजेस के अंदर होती है। तो ये बहरहाल मेडिकल का फिर भी गवर्नमेंट उसको फंडिंग भी कर रही है। आज की जो बात है कि साहब वो बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटीज जो दूसरी यूनिवर्सिटीज है हमारी जनरल, उनमें बच्चे तालीम लेते हैं। असल में मेरिट जो है ना, सीट्स कम है, मेरिट बहुत ज्यादा हाई है, जिसके ऐसे उसको जो है यूनिवर्सिटीज मजीद खोलने की जरूरत है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज अगर हमें जरूरत है तो। बात यह है कि हमारे पास जो है वो जो एग्रीकल्चर, मैं हमेशा से एक चीज को प्रोजेक्ट करता रहा हूँ कि कंट्री हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक, और हम उस पर कोई काम नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में 5 हैं। जी अगर देखा जाए तो 5 यूनिवर्सिटीज का पूरे पाकिस्तान को, और हर जगह आप ये कहते हैं यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर कंट्री है पाकिस्तान। तो हमें शायद उस साइड पे ज्यादा जरूरत है लोगों की, और उस साइड को प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो हमारे पास अगर ये इस तरीके से हम उसके जो कॉस्ट भी कम कर सकते हैं और उसको जो है वो उसकी एजुकेशन को भी सस्ती कर सकते हैं, अगर यहाँ से ध्यान दिया जाए तो। इसका मतलब ये हुआ नासिरुद्दीन साहब के जो प्रायोरिटीज हैं दुनिया में, उसको हम प्रायोरिटी नहीं देते। हाँ, हम अपनी नीड्स के लिहाज से अपना करिकुलम या अपनी एजुकेशन पॉलिसी बनाते ही नहीं है। सही बात तो ये है। बिल्कुल। और मेरे नज़दीक, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी नाकिस राय ये है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बड़े शहरों में भी होने चाहिए। कराची में तो देखना आप, मलीर जो है वो इतना एक्सपोर्ट आइटम करता है, कॉर्पोरेट फार्मिंग करता है, तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे भी हमारे पास होना चाहिए। होना चाहिए, जो नहीं है ना एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, ना हमारे पास अगर देखा जाए तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिसमें हमारे पास स्किल्ड पीपल आना है, वो कराची में भी नहीं है। आपने जो है वो सिर्फ कॉमर्स और उसका वो वहां पर नहीं, इतना बड़ा अगर आपका जो है वो इंडस्ट्रियल हब है कराची, अगर उसमें इंडस्ट्रीज हैं तो आपने उनके लिए तो उनके डेवलपमेंट के लिए तो कोई इंस्टीट्यूट बनाए हुए नहीं है वहाँ पे। फिर एग्रीकल्चर, चारों तरफ एग्रीकल्चर है। आजकल तो एग्रीकल्चर के लिए जरूरत नहीं जमीन हो, आजकल तो छत के लिए, छत पे भी एग्रीकल्चर हो जाता है, जो है एक्वाकल्चर और दूसरे, तो इसके लिए जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग मैंने कराची में देखा है, वो कहीं और से सीख कर और अपनी जो फ्लैट की छतें हैं उनके ऊपर ये जो खासतौर पर किचन गार्डनिंग टाइप की चीजें उन्होंने की। किचन गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है, जी, तो ये सारी की सारी चीजें वहां पे भी हो सकती हैं। तो हर एक को हर जगह नीड है। हमारे पास इतना बड़ा सिटी है, उसकी छोटी छोटी नीड्स को पूरी करने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए। अब आप सारी चीजों के लिए डिपेंड तो नहीं करेंगे आप अपने अर्बन एरिया से। जबरदस्त।
तो अच्छा मुझे ये बताएं नासरुद्दीन साहब कि आपका जो तजर्बा है टीचिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और स्कूल्स में भी आप प्रिंसिपल रहे हैं, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी, पब्लिक सेक्टर में आपके पास क्या मतलब सोच है, क्या प्रपोजल्स हैं कि ये जो तालीम है वो इफ़ेक्टिव भी हो और क्वालिटी भी उसकी हो एट पार विद द आउटसाइड वर्ल्ड? देखिए, इस वक्त जो हम किसी भी स्टेज पे जो एजुकेशन, चाहे वो किसी भी किस्म दे रहे, खासतौर पब्लिक सेक्टर में, वो तो आप सिर्फ एक बुकिश नॉलेज और क्रैमिंग दे रहे हैं कि साहब आपको ये चीज दे दी है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन कहीं पे भी नहीं दे रहे, ना उसको बच्चे को तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। एजुकेशन फॉर नथिंग आपके पास, यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। हम करिकुलम बनाते हैं, मैं उसके करिकुलम कमेटी का हेड भी रहा हूँ। करिकुलम बनाते हैं और बार बार ये बात कहते हैं कि भाई ये जो है इसको एप्लीकेबल फॉर्म में लेकर आइए, बच्चों को फील्ड में लेकर आइए, बच्चों को विजिट कराइए, बच्चों को ये बताइए कि एप्लीकेशन का है। ना टीचर को पता है, ना टीचर वो एक्वेंटेड है, ना जिसने उसको यानी जो देना है वो ही एक्वेंटेड नहीं है, ना वो कहता था फैसिलिटीज नहीं है। इंडिया के अंदर स्कूल लेवल पर ही जो पब्लिक सेक्टर स्कूल में उस पर वो प्रोजेक्ट बेस्ड चल रहे हैं और उससे वो अर्निंग भी कर रहे हैं। बच्चों को ये दे दिया जाता है, साहब 1000 या 2000 रुपये हम दे रहे हैं, अब आप इससे कितने प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप इससे अर्निंग कीजिए। दिल्ली के अंदर खासतौर पे जो है और उससे बाहर निकल के सबब के अंदर ये तमाम स्कूल इस तरीके से बच्चे 2000 रुपये उसको गवर्नमेंट देती है और वो 2000 से 10,000 खुद कमाते हैं और वो उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उससे वो पढ़ रहा होता है करिकुलम से रिलेटेड। तो ये सोच हमारे पास नहीं है, ना इस तरीके से हम एजुकेशन दे रहे हैं। तो हम एक तरीके से उसको कुछ एजुकेशन दे रहे हैं, अगर मैं कहूँ, क्योंकि वो बाद में नॉन कॉन्फिडेंट होता है, हमारे पास सिस्टम में आने के बाद वो जीरो होता है। ये सारी चीज तो हमें सोचना चाहिए और इन डायरेक्शन में हमें काम करना चाहिए स्कूल्स के लिए। अदरवाइज तो फ्यूटाइल प्रैक्टिस है जो हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल नॉन कॉन्फिडेंट होकर हमारे सिस्टम के अंदर कोई काम नहीं कर रहा होता, ना उस काबिल होता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं होता उसमें। अच्छा अपना नासरुद्दीन साहब, आपने माशाल्लाह जो है पीएचडी की हुई है शेफील्ड इंग्लैंड से, तो आपने बायोलॉजी का कौन सा कंपोनेंट था जिस पे आपने की है, और क्या गवर्नमेंट ने आपसे उस मामले में कोई फ़ायदा लिया है, कोई इंक्यूबेटर रिसर्च का बनाया है? तो बात आपने बड़ी दुखती रख पे हाथ रख दिया है मेरी। तो 1999 में मैं पीएचडी करके आया था माशाल्लाह, और आने के बाद उस वक्त मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो पाकिस्तान के लिए एक नया सब्जेक्ट था, जबरदस्त मॉलिक्यूलर साइंसेस। और मैंने पूरे इस्लामाबाद और सब लोगों को जो डिपार्टमेंट से उन सबको ये भेजा था कि ये प्रोजेक्ट्स मेरे होंगे और ये मैं काम कर सकता हूँ। राइट। तो फेडरल गवर्नमेंट ने क्योंकि स्कॉलरशिप दी थी, फेडरल गवर्नमेंट को मैंने लिखा था, मेरा जो साइट था वर्किंग का वो आपके पास जो है वो बेसिकली प्लांट साइंसेस की तरफ था और प्लांट की यील्ड्स खासतौर पे इसी तरफ जो है वो क्रॉप्स यील्ड्स की तरफ था। तो मैंने सबको लिखा था, लेकिन जो है वो बदकिस्मती कह लीजिए या क्या कह लीजिए, किसी ने भी मुझे रेस्पॉन्स दिया। सिर्फ ये मुझसे पूछा गया कि आप आ गए, आपने अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं कर आया हूँ। जो मैंने उन्हें लिख के भेजा उस पर भी उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके यहाँ, आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर मैं जो है वो जो है फेवरेबल काम कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे कहीं पर भी कोई नहीं। एक वक्त जब ये हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब के साइंस के मुशीर थे, तो मेरी इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। तो वो क्योंकि उस वक्त कुछ करीब जो सूरत हाल थी उसमें, तो वो मुझसे कहने लगे कि जनाब, मैंने उन्हें बताया साहब ये पहले तनख्वाह मिल रही, कौन से ग्रेड में काम करूँ? मैंने कहा असिस्टेंट 18 ग्रेड में। मैंने जहाँ वो काम करते रहो। मैंने सर वो रिसर्च तो कहीं भी नहीं है, मैं वहां से इतना कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मेरे ऊपर जिस वक्त पाउंड स्टर्लिंग की कीमत जब मैं गया था तो 48 रुपये और जब वापस आया था तो 70 रुपीज थी। तो उस वक्त पाकिस्तान का मुझ पर जो है वो 50 लाख खर्च हुआ था। तो मैंने कहा 50 लाख तो फिर आप जाया कर रहे हैं, मेरे ऊपर जो खर्च हुआ उससे मुझको तो कोई फायदा नहीं लिया जा रहा। तो ये वाली सूरत हाल थी। मैंने यूनिवर्सिटीज को अपनी सीवीज भेजी थी, किसी ने भी ये पलट के ये भी नहीं कहा कि आप हमारे लिए कितने कारआमद हो सकते हैं। तो ये अलमिया है। तो बहरहाल फिर मैंने अपने कैरियर को इसी डायरेक्शन के अंदर, जो कॉलेज एजुकेशन इसी करिकुलम, बुक्स डेवलपमेंट, एग्जामिनेशन जो थोड़ा मोटा कर सकता था उस वक्त
क्योंकि उस वक्त बोर्ड तक छोटी मोटी रसाई थी 90,000 की अर्ली में। अब तो वो भी रसाई नहीं होती, वो भी नहीं चाहते कि हम कुछ करें। तो ये तो तो नाज़ुद्दीन साहब ऐसे ही बात हो गई जैसे सिंध गवर्नमेंट ने जो है इतना ज़्यादा खर्चा करके एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया पब्लिक स्कूल में, और उस पे जो है ना कोई स्टाफ है ना कुछ है, चमगादड़ और कबूतर जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपको भी पीएचडी करा के उन्होंने फ़ायदा कुछ नहीं लिया, लेकिन ये कि उन्होंने बॉडी लैंग्वेज से आपको ये समझा दिया कि भाई हमने आपको पीएचडी करवा ली ना, ये काफी है। आपको भेज दिया, आप यूरोप घुमाए, काफी है। यही बस जो मैंने अंदाजा लगाया है वो तो यही हुआ है, और उसके अलावा मेरा कोई यूजर नहीं हुआ इसके अंदर। जो मैं कर आया, पढ़ कर आया, करके यहाँ कुछ अटपटता था उसकी उन्हें जरूरत नहीं थी शायद, तो इसीलिए मैंने भी अपने इसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। बहरहाल जो भी कर सका। अच्छा सर, मैं एक इस चीज़ का मौके का फ़ायदा लेते हुए मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि हमारे पास आगा खान यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी भी है, एक इदारा है, तो आपके इस पीएचडी प्रोग्राम से उन्होंने कभी आपको अप्रोच किया, नहीं किया? नहीं, उनके असल में इस डायरेक्शन में काम नहीं है। अच्छा, आगा खान वालों के इस डायरेक्शन में काम नहीं है। हाँ, जहाँ तक एजुकेशन में उनका काम है, वो एजुकेशन डिग्री और एजुकेशन डिग्री के लोगों को रखते हैं। बहुत सारे लोग मैंने वैसे उनके यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे खातून को मैं जानता हूँ, उन्होंने पीएचडी किसी और मास्टर्स किसी और डायरेक्शन में किया था, पीएचडी फिर उन्होंने कहीं और डायरेक्शन से की, और बाद में वो जो है एजुकेशन टीम के उनकी जो है आगा खान की। तो इस तरीके से लोग मुख्तलिफ डायरेक्शन से घूमते भटकते हुए तो पहुंच गए, तो वो अलग बात है। बाकी उन्होंने ऐसा कोई खास नहीं किया। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि जो पीएचडी हमारे पास एक जो है ना डिग्री को ही समझा जाता है, उसको ये नहीं समझा जाता कि ये बंदा जो है कितना कारामद हो सकता है और कितने स्कॉलर्स जो हैं इसके अंडर से निकल सकते हैं, कितने साइंसदान इसके अंडर से निकल सकते हैं। लेकिन ये कि इन लोगों को ये पता नहीं है। अच्छा, ये तो हमारी बदकिस्मती हो गई। मगर अब ये मुझे बताएं कि हमारी जो सिस्टम्स हैं उसके लिए आपके पास क्या प्रपोजल्स हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त 4, 5, 6 जो है ना वो बोर्ड्स काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कैम्ब्रिज सिस्टम है, आगा खान बोर्ड है, फिर फेडरल बोर्ड है, फिर जो है हमारे पास डिविजनल बोर्ड्स हैं जिस तरह हैदराबाद का है, सखर का है, तो फिर हमारे पास मदरसा सिस्टम है। तो हम इसको यकसानियत कैसे करेंगे? अच्छा, अब यकसानियत हो नहीं सकती। मैं आपको बड़ी अहम बात को कि मैंने इसको बड़ी कोशिश की और देखा, लेकिन मदरसे वालों का अपना एक मिजाज है, वो अपने सिस्टम में किसी को अब तब्दीली नहीं लाने देना। राइट, इसी तरीके से वहाँ पे भी स्टेटस को है। मैं इसी तरीके से जो है वो आपके पास जो कैम्ब्रिज सिस्टम है वो आपके सिस्टम पे आते हुए, क्योंकि मेरी गुफ्तगू हो चुकी है, आपके सिस्टम पर आते हुए बोर्ड डिविजनल बोर्ड के सिस्टम पे, क्योंकि वाकईतन ये एक हकीकत है कि हमारे जो डिविजनल बोर्ड्स हैं उनके पास किसी किस्म का कोई काम ही नहीं हुआ है इतने अर्से में। माजरत के साथ कहना पड़ता है मुझे, ना उन्होंने एग्जामिनेशन सिस्टम पे काम किया है, ना उन्होंने टीचिंग मेथोडोलॉजी डेवलपमेंट पे काम किया है, किसी चीज पे काम नहीं किया। बहुत ऐसा लगता है इस साल में उन्होंने एग्जाम लेना है और उसके बाद उसको रिजल्ट दे देना है। कैसे लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या उसके अंदर जो है वो टेक्निकलिटीज होनी चाहिए, माजरत के साथ वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गैप है। बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन नाज़रीन साहब, आपने हमें जो है ना ये इनलाइटन किया है और बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया है, और हम ये चाहेंगे कि फ्यूचर में जो है आपसे इन टॉपिक्स पे गुफ्तगू होती जाए, और 1:1 जो है फेस टू फेस भी हो और ऑनलाइन भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके टाइम देने का, और आपकी जो भी आपने गुफ्तगू की है ये हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए बहुत मुफीद होंगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।